पिछली वीडियो में मैंने आरबीआई के संबंध में बताया था। आरबीआई का गठन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, इसका संगठन है, इसका प्रबंध है और इसके उद्देश्य, आरबीआई की कार्य, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। इसके अलावा आरबीआई द्वारा साख पर जो नियंत्रण किया जाता है उसके तरीके मैंने बताए थे ना। आरबीआई साख पर नियंत्रण करता है। साख पर नियंत्रण का मतलब होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो कस्टमर्स को मार्केट में जो उधार उपलब्ध कराते हैं उस उधार पर नियंत्रण आरबीआई रखता है। इसको हम कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल, साख पर नियंत्रण। इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक परिमाणात्मक तरीका है, एक गुणात्मक तरीका है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। परिमाणात्मक मतलब होता है उसकी मात्रा पर नियंत्रण, उधार की मात्रा पर नियंत्रण रखना। गुणात्मक का मतलब होता है कि सही व्यक्ति को उधार देना, मतलब ऐसे व्यक्ति को उधार देना जो उधार चुकाने योग्य हो, जो उधार चुका सके, है ना। परिमाणात्मक के अंतर्गत इसमें जो तरीके आते हैं उसमें बैंक दर है, सीआरआर है, एसएलआर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, एमएसएफ दर है ना, ये आते हैं। और इसी में जो है एक परिमाणात्मक जो उपाय है उसी में एक है स्थायी जमा सुविधा दर। स्थायी जमा सुविधा दर है ये, ठीक है। स्थायी जमा सुविधा दर मतलब है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये नई व्यवस्था, नई दर जो है आरबीआई ने स्टार्ट की है। इसका समय है 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर इसको स्टार्ट किया गया। इसका मतलब, इसका जो पर्पज है, आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के पास जो उपलब्ध अतिरिक्त नकदी है उसको सोखना या उसको कम करना। अगर जो है मार्केट में सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है, मुद्रा का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए आरबीआई इस व्यवस्था को लागू करता है जिसको बोलते हैं स्थायी जमा सुविधा दर, है ना। ये एक्चुअली रिवर्स रेपो दर से रिलेटेड है। रिवर्स रेपो दर मैंने बताया था। रिवर्स रेपो दर में क्या होता है? रिवर्स रेपो दर में आरबीआई के पास अन्य जो बैंक हैं वो अपनी जमाएं रखते हैं, है ना। तो उसके लिए आरबीआई को जो है कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई को जो है अन्य बैंकों के पास रखनी होती हैं रिवर्स रेपो दर के संबंध में, तभी जो है अन्य बैंक जो है आरबीआई के पास जमा रखते हैं और उस पर आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट दिया जाता है बैंकों को, जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर के मामले में जो आरबीआई है वो बैंकों के पास कुछ प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी के रूप में रखता है, रखना जरूरी होता है रिवर्स रेपो दर में। लेकिन स्थायी जमा सुविधा दर में ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आरबीआई जो है बैंकों के पास कुछ सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखे, बिना उसके अन्य बैंक जो है आरबीआई के पास अपनी जमाएं रख सकते हैं। तो ये है प्रावधान इसका। इसके तहत आरबीआई को बैंकों की जमाएं अपने पास रखने के लिए बैंकों में सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखना आवश्यक नहीं होता है, जबकि रिवर्स रेपो दर में ये आवश्यक होता है ना। रिवर्स रेपो दर में आवश्यक होता है, लेकिन एसडीएफ में ये आवश्यक नहीं होता है। बिना आरबीआई बैंकों के पास सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखे अपने पास जो है बैंकों की जमाएं रख सकता है, या बैंक आरबीआई के पास जमाएं रख सकता है। तो वो जो जमाएं होती हैं आरबीआई के पास, जो बैंकों की जमाएं होती हैं, उस पर जो इंटरेस्ट आरबीआई देता है बैंकों को, उसको हम कहते हैं एसडीएफ, है ना, एसडीएफ दर, एसडीएफ दर। ठीक है। तो ये नई व्यवस्था जो है स्टार्ट की गई है आरबीआई द्वारा 2018 में। तो इंपॉर्टेंट है ये, इसका क्वेश्चन आ सकता है।
जैसे मैंने कल बताया था कि खुले बाजार की क्रियाएं, इसका क्वेश्चन एग्जाम में, मेंस एग्जाम में पूछा गया है। एसएलआर का पिछले प्री में क्वेश्चन पूछा गया है ना। एसएलआर की न्यूनतम सीमा कितनी थी, जिसको 2007 में आरबीआई ने खत्म कर दिया है, वो 25% थी, वो मैंने कल बताया था। सीआरआर की न्यूनतम सीमा 3% थी, जिसको 2006 में आरबीआई ने खत्म कर दिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और वर्तमान में दरें क्या क्या है, उनका भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 5 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी की थी, तो उस नीति के माध्यम से जो है ये दरें हैं, रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा दर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है एचडीएफ। सीमांत स्थायी सुविधा दर ये एमएसएफ है, ये एसडीएफ है ये, और ये है एमएसएफ है ना। ये बैंक दर है, ये रिवर्स रेपो दर है ना। तो इनकी दरें जो है आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें इनमें कोई चेंज नहीं किया गया, जो अभी नई मौद्रिक नीति जारी हुई है दिसंबर में 2024 में, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अभी फरवरी में जो जारी होने वाली है या हो गई होगी, तो उसमें अगर कोई चेंज होता है तो ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि इसके पहले आपका पेपर बन गया होगा। तो आपको जो है इसके हिसाब से आंसर लगाना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन यहां से आता है, क्योंकि दिसंबर के बाद फरवरी में जारी हुई है, फिर आगे अप्रैल में जारी होगी, फिर जून में जारी होगी, है ना। इस तरह से 2-2 महीने के अंतराल जारी होती है। तो ये जो डेटा है, यही डेटा आपके एग्जाम में काम आएंगे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं में से आपको आंसर करना पड़ेगा, है ना। तो रेपो दर 6.50 ये लगातार जो है अपरिवर्तित बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। स्थायी जमा सुविधा दर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो है 6.25, रेपो दर 6.50 है। सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर ये दोनों समान होती हैं, 6.75% ये समान है। रिवर्स रेपो दर 3.35% है। तो इनमें कोई चेंज अभी नहीं किया गया है, जैसे पहले थी ये दरें और अभी भी वही है। यहां पर चेंज हुआ है सीआरआर, इसका डिटेल में बता चुका हूं। एसएलआर, इसका भी डिटेल में बता चुका हूं। ये जो है 4% हो गई है, पहले 4.5% थी। एसएलआर जो है ये लगातार 18% ही बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये आरक्षित अनुपात हैं। इनका डिटेल में बता चुका हूं, तो यहां तक ये पूरा हो जाता है। इनमें कमी वृद्धि करके जो है बैंक मार्केट में मुद्रा की तरलता में को कंट्रोल करता है, साख पर नियंत्रण करता है और मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करता है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो क्या करता है, तो जो है इन दरों को बढ़ा देता है। इन दरों में वृद्धि कर देने से जो है मार्केट में सर्कुलेशन कम हो जाता है, इससे साख पर भी नियंत्रण होता है, मुद्रास्फीति भी कम हो जाती है ना। बहुत ज्यादा अगर सर्कुलेशन मार्केट में है तो मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति वो बढ़ जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाना, यानी महंगाई बढ़ जाना, है ना। तो मार्केट में सर्कुलेशन कम करने के लिए क्या करता है, ये रेट बढ़ा दिए जाते हैं। सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इनकी वृद्धि कर दी जाती है, तो सर्कुलेशन कम हो जाएगा, है ना। मार्केट में सर्कुलेशन अगर कम हो गया है तो क्रय शक्ति जो है, क्रय करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। मुद्रा की क्रय करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है वो वस्तुओं की कीमतों के विपरीत होती है। क्रय शक्ति अगर कम है तो महंगाई ज्यादा होगी, यानी वस्तु की कीमतें ज्यादा होंगी। क्रय शक्ति कम क्यों होगी, जब सर्कुलेशन ज्यादा होगा मुद्रा का सर्कुलेशन ज्यादा होने से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने से वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। तो सर्कुलेशन कम किया जाता है इस स्थिति में। तो सर्कुलेशन कम करने के लिए क्या करती है सरकार, आरबीआई क्या करता है, इनको बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए रेपो दर बढ़ा दी गई, तो रेपो दर बढ़ाने का मतलब है कि अन्य बैंकों को आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब अन्य बैंक ज्यादा इंटरेस्ट आरबीआई को देंगे तो वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, जो कस्टमर से वो ब्याज ले रहे हैं उसको बढ़ा देंगे।
तो जब ब्याज बढ़ जाएगी, ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी, बैंक बढ़ा देंगे, तो लोग उधार कम लेंगे। जब उधार कम लेंगे तो मार्केट में मुद्रा का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। मुद्रा का सर्कुलेशन कम होने से मुद्रा का जो मुद्रा की क्रय करने की जो क्षमता है, क्रय क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब जो वस्तुओं की कीमतें वो कम हो जाएंगी, यानी महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये आरबीआई द्वारा इनमें कमी वृद्धि करके जो है मुद्रा की सर्कुलेशन में कमी वृद्धि करता है, और इससे मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाती है और साख पर नियंत्रण भी बना रहता है। ठीक है। ई रूपी ये जो है आरबीआई द्वारा इसको जारी किया गया है। ये डिजिटल करेंसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको कहा जाता है, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको कहा जाता है ई रूपी। ई रूपी लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का पहला बड़ा देश है। छोटे छोटे देश बहुत सारे लॉन्च कर चुके हैं 11, लेकिन बड़ा देश इंडिया है जिसको लॉन्च इसने किया है। ई रूपी का कागजी मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, ऐसे रुपए में बदला जा सकता है ना। तो ई रूपी एक इम्पोर्टेंट है, और इसको जो है कब स्टार्ट किया गया है, इसमें 2 डेट हैं। एक तो होलसेल ई रूपी प्रारंभ 1 नवंबर 2022 को हुआ, रिटेल में जो है इसको 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किसी स्टार्टिंग है 2022 से हुई, पहले होलसेल में इसको स्टार्ट किया गया, फिर इसको रिटेल में स्टार्ट कर दिया गया है। और ये इलेक्ट्रॉनिक इसका रूप है, रुपए का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, और उसको जो है साधारण रुपए में हम बदल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद समावेशन की दिशा में आरबीआई के कुछ कदम हैं, आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं। उसमें आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना जो है ये वित्तीय समावेशन की दिशा में आरबीआई का खास कदम है। इसमें क्या है, छोटे निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का एक नया अवसर इसके माध्यम से मिल रहा है। छोटे निवेशक आसानी से आरबीआई के पास अपना सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन निःशुल्क खोल सकेंगे और उसका रखरखाव भी कर सकेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटे निवेशक जो है आरबीआई में अपना खाता खोल सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आरबीआई में अपना कोई खाता नहीं खोल सकता कोई व्यक्ति। आरबीआई में खाता किसका होता है, आरबीआई में खाता सरकार का होता है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का खाता होता है। और आरबीआई में खाता जो है बैंकों का भी होता है, जो वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बैंक, उनके भी खाते होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो है आरबीआई में खाता नहीं खोल सकता। तो ये पहला ऐसा अवसर आया है जब जो है छोटे निवेशक आसानी से आरबीआई के पास अपनी सरकारी प्रतिभूति ऑनलाइन खाता ऑनलाइन निःशुल्क खोल सकेंगे और उसका रखरखाव कर सकेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है ना। छोटे निवेशकों के लिए डिजिटल मंच पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना अब आसान हो जाएगा, है ना। आरबीआई के माध्यम से जो है ये जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनको छोटे निवेशक खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं। ये जो है ऐसा किया गया है। इसके बाद रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना स्टार्ट की गई है। एकीकृत लोकपाल का मतलब है कि बहुत सारी जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट जो संस्थान है, वित्तीय संस्थान है प्राइवेट, उनके विरुद्ध जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को इसके माध्यम से आरबीआई से किया जा सकता है। आरबीआई से शिकायत हम कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एकीकृत लोकपाल योजना। 23 फरवरी 2018 को इसको लागू किया गया है। 23 फरवरी 2018 को ये एनबीएफसी में इसको लागू किया गया, एनबीएफसी ना। एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये एनबीएफसी से, मतलब एक बार डेट आई थी इसकी, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इसमें जो है ये लोकपाल की योजना लागू की गई है, 23 फरवरी 2018 को है। तो इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा जहां ग्राहक बैंक, एनबीएफसी आदि के खिलाफ अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं, ना। वैसे लोकपाल, बैंकों में लोकपाल तो पहले से चल रहा है। 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना स्टार्ट की गई थी। ये एकीकृत लोकपाल योजना है। एकीकृत लोकपाल योजना मतलब एक ही मंच हो गया, एक ही पोर्टल हो गया, जिसके माध्यम से आप किसी भी संस्थान की, जो भी वित्तीय संस्थान है, वहां उसके विरुद्ध जो है आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं, है ना। तो एनबीएफसी के लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई थी 23 फरवरी 2018 को। ठीक है, तो ये हो गया। ग्राहकों की शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, स्टेटस ट्रैक करने और फीडबैक देने के लिए एक ही पोर्टल
इसमें रहता है। एक ही पोर्टल के माध्यम से जो है वो सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों के लिए एकीकृत योजना है ये। शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण पर जानकारी में सहायता के लिए बहुभाषी टोल फ्री जो है नंबर इसमें दिया गया है ना, तो वहां से जो है आप कॉल कर सकते हैं, आरबीआई के कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। तो ये है इस तरीके से आरबीआई संबंधी इंपॉर्टेंट पहले जो की गई हैं। इसके बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली, आरबीआई के बाद बैंकिंग प्रणाली हम पढ़ रहे हैं। तो वित्त मंत्रालय गलत लिखा है, ऐसे लिखना, वित्त मंत्रालय, उसके नीचे आरबीआई काम करता है, इसके डिटेल हम पढ़ चुके हैं। केंद्रीय बैंक है, आरबीआई केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते ही हैं, भारत का केंद्रीय बैंक है ना। केंद्रीय आरबीआई के नीचे जो है दो प्रकार के बैंक काम करते हैं, व्यवसायिक बैंक और सहकारी बैंक। व्यावसायिक बैंक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एसबीआई समूह तो खैर हट गया है, एसबीआई है, और आईडीबीआई हो गया, ग्रुप हट गया है, ग्रुप नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक आते हैं, है ना। ये जो है व्यापारिक बैंक के या व्यवसायिक कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आते हैं। आपके सिलेबस में कॉमर्शियल बैंक भी दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी बैंक है, भारतीय बैंक है, लघु बैंक है, भुगतान बैंक है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक उनको कहा जाता है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक इनको कहा जाता है। तो ये सारे निजी क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत आते हैं। सहकारी बैंक में 3 स्तर हैं, ये राज्य स्तर पर है ना, ये राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर, ये जिले स्तर पर है, जिले स्तर पर, इसको कहते हैं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और ये ग्रामीण स्तर पर है ना। तो इस तरीके से जो है ये 3 सहकारी बैंक तीनों स्तर पर काम करते हैं। ग्रामीण स्तर पर है प्राथमिक शाख सहकारी समितियां, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर उधार उपलब्ध कराने का काम करती हैं। यहां तक हो गया। अब विश्व में सबसे पहले बैंक की शुरुआत कहां से हुई? तो 1151 एडी में जो है इटली में सबसे पहले बैंक स्टार्ट हुए, है ना। इंग्लैंड में बैंक 1694 में जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था। लेकिन आधुनिक बैंकों की शुरुआत है वो सबसे पहले जो है नीदरलैंड से मानी जाती है 1609, है ना। 1609 में जो है आधुनिक बैंकों की स्टार्टिंग नीदरलैंड से मानी जाती है। पहला जो केंद्रीय बैंक मैंने बताया हुआ है, विश्व का सबसे पहला केंद्रीय बैंक जो है स्वीडन में बना था, बैंक ऑफ स्वीडन, 1668 की बात है ना। लेकिन आधुनिक बैंकों की स्टार्टिंग अगर आपको पूछी जाए तो सबसे पहले कहां पर मानी जाती है? नीदरलैंड, 1609 में हुई। ओवरऑल बैंकों की स्टार्टिंग कहां से हुई? तो इटली से हुई 1151 एडी। पहला केंद्रीय बैंक कहां पर स्थापित हुआ? तो स्वीडन में स्थापित हुआ, बैंक ऑफ स्वीडन जिसको कहते हैं, और 1668 में उसको स्थापित किया गया था। इसके पहले नीदरलैंड में आधुनिक बैंकिंग की स्टार्टिंग हो गई थी। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। इसके बाद जैसे हम कहते हैं जो केंद्रीय बैंक होता है वो बैंकों का बैंक होता है ना। केंद्रीय बैंक को क्या बोलते हैं हम? बैंकों का बैंक बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा बैंक है जिसको केंद्रीय बैंकों का बैंक बोला जाता है ना। बैंकों का बैंक ये होता है केंद्रीय बैंक। जैसे हमारे यहां आरबीआई है ना, आरबीआई बैंकों का बैंक हमने पढ़ा है। लेकिन एक बैंक ऐसा है जिसको केंद्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड का जो बैंक है उसको बैंकों की मां बोलते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकों की मां बोलते हैं। और केंद्रीय बैंकों का बैंक जो कहलाता है वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट,
शॉर्ट में लिखते हैं BIS। ठीक है, इसकी स्थापना 1930 में हुई। इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये। और इसके द्वारा बेसल समिति का गठन किया गया था 1988 में। इसने जो है बेसल मानक जारी किए, बेसल मानक 1, 2 और 3। तो अभी बेसल मानक 3 चल रहा है और 1 जनवरी 2013 से इसको लागू कर दिया गया। इसके कुछ मानदंड हैं। उन मानदंडों को जो है केंद्रीय बैंकों को पूरा करना होता है। ये मानदंड किसके लिए हैं? केंद्रीय बैंकों के लिए, है ना। इसको कहते हैं CAR। CAR जो है इसने डिसाइड किया है। CAR का मतलब होता है कैपिटल एक्यूरेसी रेशो, है ना। मतलब पूंजी तरलता अनुपात, इसको हिंदी में कहते हैं पूंजी तरलता अनुपात। CAR इसको कहा जाता है, कैपिटल एडुकेसी रेशो, पूंजी तरलता अनुपात। मतलब यह है कि जो भी बैंक कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका एक निश्चित हिस्सा जो है उसको अपने पास रखना होता है, और वो 9% के आसपास अभी चल रहा है। हालांकि भारत में जो है इसको अभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, लागू करने का चल रहा है ना। CAR लागू करने के संबंध में बात चल रही है। तो 1 जनवरी 2013 से इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ देशों में अभी ये लागू पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये है इस तरीके से BIS के बारे में, जिसको केंद्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसके द्वारा बेसल मानक 3 लागू किए गए हैं। बेसल मानक 3 में CAR को डिसाइड किया गया है कि CAR जो है 9% रखना होगा, ऐसा डिसाइड किया हुआ। इसके बाद भारत में बैंकिंग व्यवस्था का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी जो बैंकिंग व्यवस्था चल रही है वो यूरोपीय पद्धति पर आधारित चल रही है भारत में। तो इस व्यवस्था को, इस बैंकिंग व्यवस्था को, यूरोपीय पद्धति पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था को यहाँ पर लागू किसने किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको लागू किया गया। इसके पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये एक उसकी बड़ी देन है भारत को कि यहाँ पर जो है आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था को लागू किया है ना। तो भारत में यूरोपीय पद्धति पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था को स्थापित करने का जो श्रेय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्टिंग में जो व्यवस्था लागू की वो थी एजेंसी हाउसेस, एजेंसी गृहों को इसमें लागू किया था, है ना। कंपनी ने प्रारंभ में भारत में एजेंसी गृहों की स्थापना की, लेकिन ये व्यवस्था असफल रही, इसलिए आधुनिक बैंकों की स्थापना यहाँ पर की गई। एजेंसी गृह जो है उनको बैंकों का पूर्वज बोला गया है। इनको क्या बोलते हैं? बैंकों का पूर्वज इनको कहा जाता है। बैंकों का पूर्वज इनको कहते हैं। लेकिन एजेंसी हाउसेस क्या करते थे? एजेंसी जो हाउसेस थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्त मुहैया कराने का काम करते थे, लेकिन ये व्यवस्था काम नहीं कर पाई, असफल हो गई। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आधुनिक बैंकों की स्थापना की गई। तो भारत में पहला जो आधुनिक बैंक माना जाता है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। भारत में स्थापित पहला बैंक, आधुनिक बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है। कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था। स्थापना का समय है 1770 में कलकत्ता में जो इसको स्थापित किया गया था। ये पहला बैंक है इंडिया का, और ये निजी कंपनी ने स्थापित किया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। इसकी स्थापना प्राइवेट कंपनी अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई थी। यानी बैंकों की जो स्टार्टिंग है वो निजी क्षेत्र से हुई है। इंपॉर्टेंट बात यह है, बैंकों को स्टार्ट कहां से किया गया? निजी क्षेत्र से किया गया, और आगे चल करके जो है इनको राष्ट्रीयकरण करके सरकार के अधीन कर दिया गया, और अभी वर्तमान में ये सरकारी या निजी क्षेत्र दोनों में काम कर रहे हैं, है ना। पहले पूरी तरीके से बैंक निजी क्षेत्र में थे, फिर इनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कर दिया गया राष्ट्रीयकरण करके, और अभी वर्तमान में प्राइवेटाइजेशन जो किया गया है उसके माध्यम से सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र दोनों में बैंक काम कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, इसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए। इनको प्रेसिडेंसी बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंसी क्षेत्र में इनको स्थापित किया गया। 3 प्रेसिडेंसी थी कंपनी के समय। ब्रिटिश काल में बंगाल, मुंबई और मद्रास, पहले बंबई बोलते थे, बंगाल, बंबई तथा मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। तो इन तीनों क्षेत्रों में ये बैंक स्थापित किए गए, इसलिए इनको कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। बैंक ऑफ बंगाल,
बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी, बॉम्बे ऐसे लिखते हैं, 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में की गई थी। तो ये तीन जो है बैंक, तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। ये निजी क्षेत्र में थे, सरकार के कुछ शेयर इसमें लगे हुए। ठीक है, तो यहां से जो है अगर हम कहें कि एसबीआई की नींव कहां से पड़ी, तो यहां से पड़ी एसबीआई की नींव, क्योंकि यही चल करके आगे बाद में एसबीआई बना है। तो एसबीआई की शुरुआत जो है 1806 से मानी जाती है, जब बैंक ऑफ बंगाल बना था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको कहा गया। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया, तब जो है वो हो गया एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही है 1955 में हो गया एसबीआई, जिसका अभी जिक्र आगे आएगा। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है ओवरऑल सबसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का बैंक सबसे बड़ा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की नींव कब किस रूप में हुई, तो बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 1806 में हुई। ठीक है, तो ये है इस तरीके से यहां तक हो गया। इसके बाद आगे भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक, ये अवध कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। 1981 में इसको स्थापित किया गया। ये पहला बैंक है जिसको भारतीयों ने संचालित किया था, इसके पहले सब अंग्रेज संचालित करते थे। फिर आता है पहला पूर्ण भारतीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी कहा जाता है। 1894 में जो है इसको स्थापित किया गया। इसकी स्थापना में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा योगदान है। ये एक्चुअली इसमें मिल गया है ना, मुख्यालय अलग से लिखना है। ये तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और इसके स्थापना में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला पूर्ण भारतीय बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीयों की पूंजी लगी हुई, भारतीयों ने अपनी पूंजी से जो है स्थापित किया, इसलिए इसको कहते हैं पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना 1894, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और स्थापना में सबसे बड़ा योगदान लाला लाजपत राय कहा जाता है। ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा बड़ा बैंक है एसबीआई के बाद। एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे इसका जिक्र और आएगा। भारतीय बैंकों का संकट काल जो कहा जाता है वो है 1913 से 1917 के बीच। इसमें जो है भारतीय बैंक बहुत सारे दिवालिया हो गए, क्योंकि लोगों ने कर्ज लिया और वो कर्ज चुकाया नहीं, या कई लोगों ने जो जमाएं थी लोगों की वापस निकाल ली। इसका कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध माना जाता है ना। इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये प्रॉब्लम आई थी। 1900, इसका समय है 1914 से 1918 तक जो है ये युद्ध चला है। तो इसी कारण जो है उसी समय बैंकों का संकट काल भारत में माना जाता है। देखो हम याद इसको कैसे करेंगे, दोनों प्रथम विश्व युद्ध का जो सन है, 2 सन है इसमें, उन दोनों में एक एक कम कर देते हैं। 1914 का एक कम कर दिया 13, और 1918 में एक कम कर दिया तो 1917 हो गया। तो ऐसे दोनों सन का एक एक हम कम कर देते हैं सन, तो हमें जो है 1913 से 1917 ये संकट काल का समय पता चल जाता है। ठीक है, फिर कुछ और बैंक, इलाहाबाद बैंक, इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई। इसका मुख्यालय कोलकाता। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं जो थोड़ा सा रेयर होते हैं, जैसे अब इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय पूछ लिया गया। अब इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय अगर जिसको मालूम नहीं है तो वो सही नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के मुख्यालय मुंबई में है, बॉम्बे में है, तो इसका बॉम्बे में नहीं है, इलाहाबाद में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, इसका मुख्यालय बहुत अलग है। तो अगर जिसको मालूम नहीं है तो वो जो है क्वेश्चन सही नहीं कर सकता, थोड़ा सा अलग हटके हैं। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1865 में इसकी स्थापना हुई है ना। बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1906 में हुई, इसका मुख्यालय बॉम्बे है। ये कॉमन है क्योंकि ज्यादातर
जो बैंक हैं उनके मुख्यालय बॉम्बे में, लेकिन आप ध्यान रखें कि जिनके मुख्यालय बॉम्बे में हैं उनकी क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा सा जो अलग है, जिनके मुख्यालय बॉम्बे से अलग है, उनकी क्वेश्चन जो है मुख्यालय के बैंकों के पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में हुई है और इसका मुख्यालय बड़ौदा में ही है। जैसे इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद में नहीं है, कोलकाता में है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय जो है बड़ौदा में है, उसके नाम से ही है और 1908 में इसकी स्थापना हुई है। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, उसका मुख्यालय बॉम्बे में नहीं है, उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस तरीके से जो है कुछ के मुख्यालय आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 1949 में इंडियन बैंक रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया और अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण आरबीआई द्वारा किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हिंदी में कहते हैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, है ना, यही है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। इस अधिनियम के माध्यम से आरबीआई द्वारा जो देश में कार्यरत बैंक हैं, अनुसूचित बैंक हैं, उन बैंकों पर निगरानी रखता है, उन बैंकों की देखरेख करता है। ठीक है। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया, है ना। 1 जुलाई 1955 का समय है जब जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया, एसबीआई नाम दिया गया। फिर इसके बाद आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहां से भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्वेश्चन आए हैं पहले कई बार। बैंकों का पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था और इसमें कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार द्वारा बैंकों को या किसी संस्था को अपने अधीन कर लेना, यानी उसका प्रबंध है, संचालन है, नियंत्रण है, निर्देशन है, स्वामित्व है, सब कुछ सरकार के अधीन हो जाना, उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। ये निजीकरण का अपोजिट है ना। निजीकरण का अपोजिट होता है राष्ट्रीयकरण, यानी सरकार उस व्यवस्था को, उस संगठन को, उस संस्था को अपने अधीन कर लेती है, यानी उस सरकार उसको संचालित करने लग जाती है। बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। इस दौरान जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऐसे टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या हो गई थी 20 हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में कर दिया गया, जिससे उस समय जो है राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हो गए, 19 हो गए। ठीक है। बाद में फिर लगातार जो है मर्जर होता रहा, है ना। 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा का देना बैंक तथा विजया बैंक में विलय किया गया, तो यहां पर कम हो गए राष्ट्रीयकृत बैंक। अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाए गए, तो इसमें और कम हो गए, है ना। ये जो है यहां पर दिया गया है 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाए गए थे। उसमें ये जिस बैंक में विलय किया गया, विलय होने वाले बैंक है पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी इसको कहते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2 बैंकों का विलय पीएनबी में हुआ था। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट बैंक का विलय हुआ था। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था। तो ऐसे जो है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक जो है, ये एक्चुअली गलत लिख गया है, ये है 11, है ना। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हैं टोटल 11। ये सब विलय होने, मर्जर के बाद जो है, ये सबसे बड़ा मर्जर है 2020 में जो हुआ था 1 अप्रैल को, तो ये सबसे बड़ा मर्जर कहा जाता है। तो इस मर्जर के बाद जो है अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक बचे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो ये हो गए हैं 11। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो 12 हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक 11, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, है ना। ये आप यहां पर मैं फिगर लिख रहा हूं, सार्वजनिक क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के
वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं, वाणिज्यिक बैंक ये हैं 12, है ना। तो ये 12 कैसे हैं? 11 प्लस SBI, यानी 11 मतलब ये राष्ट्रीयकृत बैंक है और प्लस उसमें SBI, तो मिलाकर के हो जाते हैं 12। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कुल कितनी है, तो 11 है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक कितने हैं, तो 12 हैं। SBI राष्ट्रीयकृत बैंक है लेकिन 11 राष्ट्रीयकृत बैंक से उसको अलग रखा गया है, इसलिए हम उसको लिखते हैं 11 प्लस SBI। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये है ना। तो यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद फिर वाणिज्यिक बैंक, आपके टॉपिक सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, फिर कौन कौन से वाणिज्यिक बैंक भारत में कार्यरत हैं। वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिनका गठन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया है और ये व्यापारिक कार्यों के लिए जो है वित्त मुहैया कराने का काम करते हैं, सामान बैंकिंग का कार्य करते हैं, इनको वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इसमें SBI है, PNB है, HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक लिमिटेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, ये सारे जो हैं वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक कहे जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ऐसे बैंक जिनकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की जाती है तथा जो व्यापार या व्यवसाय के क्षेत्र में वित्त मुहैया कराते हैं, व्यवस्था करते हैं तथा साधारण बैंकिंग कार्यों को संबंध करते हैं, व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक कहे जाते हैं। इसमें जैसे SBI, PNB, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक आदि, तो इन सभी को वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। कुल मिलाके इनकी जो स्थापना हुई है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई है और ये सामान बैंकिंग का संबंधी कार्य करते हैं और वित्त व्यावसायिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए जो है वित्त मुहैया कराने का काम करते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से फिर कुछ व्यापारिक बैंकों के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ बताया हुआ है। उसमें सबसे पहले आता है भारतीय स्टेट बैंक SBI, है ना। इसकी स्थापना AD गोरवाला समिति 1951 की है, की सिफारिश के आधार पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक हुआ है। यानी इसकी स्थापना अगर कहें, है ना, इसकी स्थापना अगर आपको पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? 1 जुलाई 1955 अधिनियम है, एक्चुअली SBI एक्ट है, SBI एक्ट 1955 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया है, ठीक है, के तहत स्थापित, और इसकी कार्यप्रणाली इसके तहत संचालित होती है, ठीक है। मुख्यालय मुंबई है, जानते ही हैं सभी लोग, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। SBI समूह में SBI उसके सहायक बैंक आते थे पहले। ये सहायक बैंक उस समय थे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, है ना। अभी नहीं है, ये पुराने हैं, ये सब मर्ज हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। 1 अप्रैल 2017 को इन 5 सहायक बैंकों का SBI में विलय कर दिया गया, यानी ये खत्म हो गए, ठीक है, 5 का विलय हो गया। इसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, टोटल 7 थे, तो छठा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसका विलय 2010 में SBI में कर दिया गया था पहले। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इसका 2008 में SBI में विलय कर दिया गया। तो कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि 2017 तक सभी SBI के जो सहायक बैंक थे उनको मर्ज कर दिया गया। साथ ही साथ जो है बीच में महिला आयोग भी बना था, भारतीय महिला बैंक भी बीच में 2013 में स्थापित हुआ था, भारतीय महिला बैंक। तो भारतीय महिला बैंक को भी जो है 2017 को मर्ज कर दिया गया। तो 2017 में जो इसके 5 SBI के सहायक बैंक थे और भारतीय महिला बैंक थी, उसको जो है SBI में मर्ज करके, और अब हो गया है
SBI। अब इसके कोई भी सहायक बैंक नहीं है, एक ही है SBI। ठीक है, ये जो विलय हुआ, इस विलय के बाद SBI विश्व का 45वां बड़ा बैंक बना है, यानी अंडर 50 में आ गया है। ठीक है, SBI भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और पब्लिक सेक्टर का भी सबसे बड़ा बैंक, यानी दोनों में नंबर 1 है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करें। विदेशों में इसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, सबसे ज्यादा ATM है। भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं और विदेशों में भी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं और ATM भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसकी परिसंपत्ति है ना, सबसे ज्यादा इसकी परिसंपत्ति है, सबसे ज्यादा गैर वित्तीय संपत्ति है ना, NPA जिसको बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको कहा जाता है। सर्वाधिक परिसंपत्ति सर्वाधिक परिसंपत्ति और सर्वाधिक NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादकीय परिसंपत्ति उसको कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादकीय परिसंपत्ति, इंग्लिश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA सबसे ज्यादा इसका है। सबसे ज्यादा इसके कर्मचारी है ना, सबसे ज्यादा शाखाएं मैंने बताई हैं, भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, विदेशों में सबसे ज्यादा शाखाएं, सबसे ज्यादा ATM है ना। बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है। 2001 में जो है इसने स्टार्ट किया था बीमा क्षेत्र का काम। SBI के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं, 28 अगस्त 2024 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। SBI की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य जो है ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष कही जाती है। वर्तमान में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी 28 अगस्त 2024 को जो है ये बने हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े जो बैंक हैं उसमें SBI है, PNB जैसे मैंने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बड़ौदा ऐसे लिखते हैं, और कैनरा बैंक। तो ये 4 जो है सबसे बड़े बैंक कहे जाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के इंडिया में। इसके बाद फिर निजी क्षेत्र के 3 बड़े बैंक यहाँ पर लिखे हुए हैं, HDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक लिमिटेड है, एक्सिस बैंक लिमिटेड पूरा नाम है इसका, है ना। ये 3 जो है निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक कहे जाते हैं। इसके बाद फिर दोनों प्राइवेट तथा सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंक में SBI, सेकंड नंबर HDFC का आता है और थर्ड नंबर PNB, मतलब सेकंड नंबर HDFC निजी क्षेत्र का बैंक और थर्ड नंबर पर PNB सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। लेकिन SBI जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में सबसे बड़ा बैंक वर्तमान में है। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य बैंक हैं, अन्य बैंकों के बारे में। अन्य बैंक इधर अब लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। भूमि विकास बैंक या भूमि बंधक बैंक, स्थापना 1929 में हुई। इसका मुख्यालय मद्रास यानी चेन्नई में सबसे पहले जो इसको स्थापित किया गया था, इसलिए इसका नाम आ रहा है। और ये क्या करता है, कृषि या भूमि के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का काम करता है। भूमि के विकास के लिए, कृषि कार्यों के लिए जो है ये दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराने का काम वर्तमान में कर रहा है। औद्योगिक वित्त निगम, स्थापना 1948 में इसकी की गई थी, 1948 में। इसका मुख्यालय देखिए अलग है, बेंगलुरु कर्नाटक, इसलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और ये औद्योगिक इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। औद्योगिक इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला वित्तीय संस्थान है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि औद्योगिक इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने वाला पहला वित्तीय संस्थान कौन सा है। तो ये IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, औद्योगिक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। अभी जो है IDBI इसके लिए काम कर रहा है और CDB औद्योगिक संस्थाओं को वित्त मुहैया कराने का काम अभी IFCI कर रहा है। इसके अलावा IDBI और CDB ये काम कर रहे हैं, लेकिन पहला बैंक यही है जिसने इस दिशा में काम स्टार्ट किया था। इसके बाद फिर आता है IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इसको शॉर्ट में कहते हैं। स्थापना 1964 में हुई, मुख्यालय मुंबई है, सभी जानते ही हैं, है ना। मध्यम तथा बृहद उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने का काम कर रहा है।
है ना। 2012 में इसको राष्ट्रीयकृत बैंक बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको प्राइवेट कर दिया गया है ना। जब सिडबी की स्थापना नहीं हुई थी 1990 से पहले ये सभी तरह की औद्योगिक इकाइयों को वित्त मुहैया कराता था। जब 1990 में सिडबी की स्थापना हो गई तो सिडबी जो है लघु जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको वित्त उपलब्ध कराने लगा, और ये जो है मध्यम तथा बृहद जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको वित्त उपलब्ध कराने का काम कर रहा है वर्तमान। मार्च 2019 में LIC द्वारा इसके 51% शेयर खरीद लिए गए हैं। इससे आरबीआई ने इसको निजी बैंक घोषित कर दिया। वर्तमान में प्राइवेट बैंक हो गया है क्योंकि इसके शेयर LIC ने खरीद लिए हैं 51%, है ना। तो अभी ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहा और पब्लिक सेक्टर का बैंक भी नहीं है, निजी क्षेत्र का बैंक इसके रूप में काम कर रहा है। आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना 1982 में हुई। मुख्यालय इसका बॉम्बे है और इसका जो कार्य है वो आयात निर्यात हेतु वित्त मुहैया कराने का काम कर रहा है। इस नाम से स्पष्ट है। इसको एक्जिम बैंक कहा जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक इसको शॉर्ट में कहा गया है ना। राष्ट्रीय आवास बैंक है, स्थापना 1988 में हुई। इसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली अलग है, इसका भी क्वेश्चन मुख्यालय का पूछ सकता है। इसको कहते हैं NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। इसके कार्य में आवास बैंक हेतु वित्त व्यवस्था करना, ऐसा करने वाले शीर्ष बैंक कहा जाता है। आवास के लिए वित्त व्यवस्था करने का काम करता है, इस मामले में शीर्ष बैंक इसको माना जाता है। ये है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई है। इसका भी मुख्यालय अलग है, लखनऊ है, इसके लिए इसका मुख्यालय पूछ सकता है। ये लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्त मुहैया कराने का काम कर रहा है ना। जब ये स्थापित नहीं हुआ था तब लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्त मुहैया कराने का काम भी सिडबी करता था, लेकिन अभी जो है ये काम IDBI करता था। 1990 के पहले लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्त मुहैया कराने का काम IDBI द्वारा किया जाता था। 1990 में जब सिडबी की स्थापना हो गई तो सिडबी जो है लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्त मुहैया कराने का काम करने लगा है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में वैसे इसकी स्थापना हुई थी। 1964 में इसको स्थापित किया गया था सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत, सरकारी क्षेत्र, और मुख्यालय इसका बॉम्बे था। 1993 में जो है इसको निजी क्षेत्र में लाया गया और अभी इसका मुख्यालय अहमदाबाद है, पहले बॉम्बे था। 1993 में प्राइवेट सेक्टर में लाया गया था और इसका वर्तमान नाम एक्सिस बैंक लिमिटेड है। 2007 में इसका नाम चेंज हुआ था। ये निजी क्षेत्र का पहला बैंक कहा जाता है, साथ ही निजी क्षेत्र का तीसरा बड़ा बैंक कहा जाता है ना। HDFC ISI के बाद जो है ये तीसरा बड़ा बैंक हो गया है। 2007 में इसका नाम एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है, यानी अभी जो नाम है इसका एक्सिस बैंक लिमिटेड के नाम से UTI जाना जाता है। UTI जो है जब सार्वजनिक क्षेत्र में था तब UTI बोलते थे और निजी क्षेत्र में जो है इसका नाम हो गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो पहला बैंक है निजी क्षेत्र का। 1993 में इसकी स्थापना हुई है ना। 1991 में जब निजीकरण का दौर स्टार्ट हुआ तब जो है बैंकों का निजीकरण किया जाने लगे। तो बैंकों का निजीकरण जो है पहला इस तरह का बैंक 1993 में स्थापित हुआ था और पहले UTI इसका नाम था, बाद में इसका नाम हो गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक 1994 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय मुंबई है। यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है ना। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC इसको शॉर्ट में लिखते हैं। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक इसको नाम दिया गया है। इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 में RG सुरैया समिति की सिफारिश पर की गई है। 2 अक्टूबर इसकी डेट है, गांधी जयंती पर इसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1975। जो RRB है वो तो सिक्किम में नहीं है, बाकी जगह है RRB, और इनको मर्ज लगातार कर रही है गवर्नमेंट, इनको जो है मर्ज किया जा रहा है। प्रारंभ में RBI 196 थे और वर्तमान में संख्या 43 हो गई है और इनको और मर्ज करने के बाद 36 इनको कर दिया जाएगा। 1987 में कोई भी RRB स्थापित नहीं किया गया है। 1987 से इनको मर्ज किया जा रहा है, नया कोई RRB स्थापित नहीं हो पा रहा है। ठीक है। नाबार्ड, ये क्वेश्चन आया हुआ है काफी पहले। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, लगातार क्वेश्चन आया है, काफी आया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 की गई। नाबार्ड को जो है
इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई सर्वोच्च समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय बॉम्बे है। उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधित बैंकों को वित्त उपलब्ध कराने का काम करता है। इसको बोलते हैं पुनर्वित्त की सुविधा। पुनर्वित्त की सुविधा ये उपलब्ध करा रहा है ना, इस तरीके से। तो यहां तक क्लियर हो गया। यह कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधित शीर्ष बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक, इनको जो है पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। तो ये है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो यहां तक ये कंप्लीट हुआ है। इसके आगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बैंकिंग संबंधी कुछ और चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।